नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लॉडिंग गुड। आज 13 फेब 2023 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर आप सबने अपना वीकेंड जो है वो काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट ऑन आवर टेबल टुडे। आज की पहली खबर जो है ये दिल्ली दौसा लालसोट हाईवे के साथ जुड़ी हुई है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है। और दोस्तों, इसका उद्घाटन जो है वो हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि दुनिया के जो मोस्ट एडवांस्ड एक्सप्रेसवेज हैं उनमें से एक जो है ये दिल्ली दौसा लालसोट वाला एक्सप्रेसवे है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो लेटेस्ट बजट अभी सरकार ने रिलीज़ किया है, तो इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने पता है कितने पैसे एलोकेट किए हैं? 10 लाख करोड़ रुपए। और हम सब जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं तो इसकी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें देखने को मिलती है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट होगा ही, इसके साथ साथ बहुत सारी जॉब्स यानी कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जनरेट होगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ती है कनेक्टिविटी। रही बात कनेक्टिविटी की, तो ये जो दिल्ली दौसा लालसोट वाला जो हाईवे है इसको काफ़ी एक अच्छे विजन के साथ डिज़ाइन किया गया है। इसमें 5G यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो हैं इसके केबल्स के लिए अलग से कॉरिडोर रखा है। यानी कि अंडरग्राउंड ये केबल्स जो हैं वो बिछाने के लिए जगह जो है वो रखी गई है। सिर्फ 5G के लिए नहीं, फिर सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स नहीं, इलेक्ट्रिकल केबल्स की भी जगह रखी गई है, गैस पाइपलाइन की भी जगह रखी गई है। और जो खाली जगह है वहाँ पर सोलर पैनल्स लगाई जाएगी। और ये जो हाईवे हैं इसके खाली जगहों पर वेयर हाउस भी क्रिएट किए जाएंगे ताकि किसान जो हैं वो अपनी जो फसल हैं उसको यहाँ पर स्टोर कर सके। और जस्ट इमेजिन कि हाईवे पर ही ये स्टोर हो जाएगी, तो फ्यूचर में जब भी मंडी तक इनको पहुँचाना है तो किसानों के लिए ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इस प्रकार की फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस हाईवे को बनाया गया है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड हाईवेज इन द वर्ल्ड। इसी के साथ यहाँ पर ग्रामीण हट जो हैं वो भी क्रिएट की जाएगी। और दूसरी जो इसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट होगी वो ये होगी कि इससे बहुत सारे पैसे भी बचेंगे, क्योंकि कम समय में आप एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे और समय भी बचेगा। जो टाइम और मनी जो हैं ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इन द सेंस के टाइम इज़ मनी एज वी ऑल नो, राइट। अगर हमारे देश के लोगों का समय बचेगा तो फिर उसका वो एक सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस आर द मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये टाइम वाला जो टॉपिक है, ये टाइम वाली जो बात है, इसको याद रखिएगा। जब भी अगर लेट्स से इंटरव्यू में आपको पूछा जाए या फिर अगर आप मेंस एग्जामिनेशन में आंसर लिख रहे हैं और इसमें ये समय वाला पॉइंट लिख देंगे तो आपका आंसर जो है वो थोड़ा हट के हो जाएगा। बाकी जनरली बाकी की चीज़ें तो हैं वो स्टूडेंट्स लिखते ही है, लेकिन लोगों का समय बचेगा ये आप ऐड करेंगे। दिस विल प्रूव कि आपकी एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ को लेकर। इसी के साथ इसी मौके पर पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में भी बात हुई। और ये विश्वकर्मा योजना जो है वो किसके लिए है? ये हमारे आर्टिस्ट्स के लिए है, जो आर्टिसंस हैं, स्कल्पचरर्स हैं और हैंडीक्राफ्ट के काम करने वाले जो आर्टिस्ट हैं, खास करके राजस्थान के, तो उनको इस हाईवे से और ये विश्वकर्मा योजना से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती, उनका 200th बर्थडे था और कल था, तो इसके बारे में हमने एक ओवरव्यू लिया था। अब सरकार ने यह तय किया है कि पूरे साल उनका बर्थडे जो है, मीन्स एक ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशंस जो हैं उसकी शुरुआत जो है वो कल से हो चुकी है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इसी मौके पर यह बताया कि भारत की जो तरक्की हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है या फिर क्या क्या चीज़ें की जा रही है। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ और एफर्ट्स, यानी कि किसी भी भेदभाव के बिना नीतियों को बनाया जा रहा है, नीतियों को ऐसा बनाया जा रहा है जिससे हर एक व्यक्ति को लाभ मिले। और कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने सेक्युलरिज्म के बारे में बात बताई थी। उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया था कि रियल सेक्युलरिज्म जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के द्वारा दिए गए जो बेनिफिट्स हैं, ये सारे बेनिफिट्स प्रत्येक नागरिक को मिले। दिस इज रियल सेक्युलरिज्म। अब आप इसको सोचिए, औरंगजेब की बात करते हैं। मुगल एक राजा था औरंगजेब, राइट, वी ऑल नो।
तो औरंगजेब की जो नीतियां थी क्या वो सेक्युलर थी? द आंसर इज नो। भले ही वो कितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो, लेकिन उस व्यक्ति की या फिर उस राजा की जो नीतियां थी वो सेक्युलर नहीं थी। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जितनी भी पॉलिसीज, जो भी चीज़ें हमने बनाई, हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्युलरिज्म का प्रतीक है। तो धीरे धीरे करके अब हमें ये भी नज़र आ रहा है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो भी सेक्युलर बनती जा रही हैं। सो दिस प्रोग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही प्रोग्रेस की जो है वो दिशा होनी चाहिए। हाउसिंग के बारे में बात करें, मेडिकल ट्रीटमेंट है, महिलाओं का सशक्तिकरण, ये सारी चीज़ों को प्रधानमंत्री साहब ने बताया ये पहला यज्ञ है हमारे देश का। इट्स ए न्यू बिगिनिंग, न्यू चैप्टर। खास करके अमृतकाल की जब बात करें तो हर एक व्यक्ति को घर मिल रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो PMJY के तहत दी जा रही है, और महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। तो ये एक बड़ा सा यज्ञ जो है वो हमारे देश में चल रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में बात करें तो वेद जो हैं उनके बारे में उनकी एक आउटस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग थी, और वेदों को हमारे सामाजिक जीवन में, वेद में जो हमें चीज़ें पढ़ने को या फिर देखने को मिलती हैं तो उसको कैसे हम हमारे सामाजिक जीवन में इम्प्लीमेंट करें, तो इसके बारे में वो दयानंद सरस्वती जी जो हैं वो हमें बताते थे, और पूरे समाज को एक नई दिशा जो है वो देने का काम जो है वो दयानंद सरस्वती जी ने किया था। इसी के साथ साथ उन्होंने जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, अनटचेबिलिटी और इस प्रकार की बहुत सारी बुरी चीज़ें जो हैं उनके खिलाफ कैंपेन्स किए थे, और उनके द्वारा किए गए कैंपेन्स आज से लगभग 200 साल पहले के जो कैंपेन्स हैं उसके बारे में आज के ज़माने में हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि दिस इज़ हाउ इट शुड बी, और वो आज से लगभग 150-200 साल पहले इस प्रकार की चीज़ों के बारे में बात करते थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उनका विजन जो है वो कितने विजनरी थे। और इसी के साथ महिला शक्ति के बारे में भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का खंडन किया, महिला शिक्षा का अभियान शुरू किया दयानंद सरस्वती जी ने। और ये वो समय था जब वेस्टर्न वर्ल्ड में भी महिलाओं के लिए समान अधिकार नहीं थे। उस समय पर हमारे देश में दयानंद सरस्वती जी ने ये सारे समान अधिकार के बारे में आवाज़ उठाई थी। तो ये उनके साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023, इसको एड्रेस करते हुए हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये बताया कि उत्तर प्रदेश जो है इसमें इमेंस पोटेंशियल है। राइट, हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, एरिया वाइज देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। और उत्तर प्रदेश जो है वो हमारे देश का एक ग्रोथ इंजन बनने की शक्ति रखता है, एक पोटेंशियल रखता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा MSME जो हैं वो उत्तर प्रदेश में 95 लाख जितनी MSMEs वहाँ पर हैं, और यू कैन इमेजिन के लाखों करोड़ों जॉब्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश जनरेट करता है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये कहा कि ये उत्तम निवेश प्रदेश बन सकता है। और योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि अभी तक उत्तर प्रदेश को 35 लाख करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स जो हैं वो मिले हैं। G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप, इसकी फर्स्ट मीटिंग इंदौर में होने वाली है, और इंदौर हम सब जानते हैं हमारे देश का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। 3 दिन तक ये इवेंट चलेगी। तो पहली इवेंट जो है, पहले दिन में इवेंट में मिलेट्स के बारे में बात होगी। मिलेट्स के बारे में अभी कुछ दिनों पहले ही हमने एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल एनालिसिस में विस्तार से चर्चा की थी, और फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन पर चर्चा होगी, क्लाइमेट बेस्ड अप्रोचेस फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इन सारे विषयों पर ये G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप जो है वो डिस्कस करने वाला है। आने वाले समय में हम इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा करेंगे। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप, G20 ने 2017 से ये डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप जो है इसको इंट्रोड्यूस किया, और इसकी जो लेटेस्ट मीटिंग है वो लखनऊ में होने वाली है। 3 बड़ी चीज़ों पर बातचीत होने वाली है, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड इज साइबर सिक्योरिटी, एंड द थर्ड वन इज डिजिटल स्किलिंग। 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया शो ये बेंगलुरु में स्टार्ट होगा, और इसकी थीम है रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। राइट, तो ये थीम याद रखिएगा। और यहाँ पर भारत जो है वो अपना डिफेंस प्रोडक्शन, सेल्फ रिलायंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्प्ले करेंगे। और लगभग 100 जितने देश जो हैं
वो अपने अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर डिस्प्ले करने वाले हैं। 6 न्यू गवर्नर्स, राइट, हमारे अलग अलग राज्यों को नए गवर्नर्स मिले हैं। फॉर एग्जांपल ये एस अब्दुल नसीर जो हैं, जस्टिस एस अब्दुल नसीर, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। डीमोनेटाइजेशन, फिर रिजर्वेशन फॉर मराठास, अयोध्या वाला केस, अयोध्या लैंड डिस्प्यूट, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, राइट टू प्राइवेसी, ये सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो हैं उन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए तो उनकी बेंच के वो पार्ट थे, और वो आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर बनेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक रिटायर्ड, तो ये कमांडर थे, जो नॉर्दर्न कमांड है तो उनके कमांडर थे, और वो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर बने हैं, इज़ द मैन। और फिर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, बीजेपी के लीडर थे, वो सिक्किम के नए गवर्नर बनेंगे। सीपी राधाकृष्णन, ये बनेंगे झारखंड के गवर्नर, बनेंगे नहीं, बन चुके हैं। एसपी शुक्ला हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, और सीजी कटारिया जो हैं ये गवर्नर ऑफ आसाम बनेंगे। अगेन बनेंगे नहीं, बन चुके हैं, उनको अपॉइंट। तो ये 6 नए गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया है। टर्की और सीरिया की बात करें दोस्तों, तो टोटल डेथ का आंकड़ा जो है वो संडे तक का 33,179 था, और अब लोगों को, अब जो रेस्क्यू एफर्ट्स चल रहे हैं, तो अब पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो नियरली ज़ीरो हैं व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग समवन अलाइव, राइट। अब बहुत वक्त बीत चुका है, तो अब लगभग 1 हफ्ता जितना वक्त जो है वो हो गया इस चीज़ को, तो अब किसी का ज़िंदा मिलना जो है वो बहुत ही रेयर बन जाता है। टर्की ने 113 लोगों को डिटेन किया है। ये सारे लोग जो हैं वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ऑफिशियल्स हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो ऐसे 113 लोगों को गिरफ्तार किया है। और टर्की में जो कंस्ट्रक्शन कोड्स हैं वो काफ़ी लेटेस्ट हैं, लेकिन हमारे देश की तरह इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सिर्फ किताबों में है या सिर्फ पेपर पर है, राइट। रियल लाइफ या फिर रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इतना अच्छा नहीं है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि इतने सारे लोगों की मृत्यु टर्की और सीरिया में हुई है। दोस्तों, ये जो अर्थक्वेक हैं और अर्थक्वेक के जो कोड्स हैं, और भारत क्या क्या चीज़ें अर्थक्वेक के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो सीख सकता है, इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्यूरियसली एजुकेशन पर ये अवेलेबल हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी, और हमने ये भी एनालाइज़ किया है कि ये टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया तो इसकी वजह इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई है, तो उसके पीछे मेन रीज़न जो है वो क्या है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग हियर कि अर्थक्वेक जो है इट्स नॉट द ओनली रीज़न कि अर्थक्वेक की वजह से, अर्थक्वेक से लोगों की मृत्यु नहीं होती है, बिल्डिंग जब कोलैप्स होती है उसकी वजह से मृत्यु होती है। उस वीडियो को देख लीजिएगा। एंड दैट्स एवरीथिंग एज फार एज न्यूज़ आर कंसर्न, राइट। आई विल सी यू सून विद एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल एनालिसिस, और उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस, और फिर कुछ और वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी। एंजॉय स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।